चले आप मुझे एक बात बताएं, शुरू करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। आपने टीचिंग के प्रोफेशन को क्यों चुना? मैं आपको बताऊं क्यों चुना। दो वजूहत हो सकती है। नंबर वन, आपने टीचिंग के प्रोफेशन को इसलिए चुना कि बचपन से आपको टीचर बनने का शौक था। आपको बचपन में अपने स्कूल का कोई टीचर आइडियल लगा और आपने बच्चों की तरह व्हाइट बोर्ड लगा के घर में गुड़ियों को या डॉल्स को पढ़ाना शुरू किया। और अब आपका पैशन है कि मैं नई नस्ल को संवारूंगा या संवारूंगी और बहुत बेहतरीन अंदाज से दुनिया में इनकलाब बर्पा करूंगा। एक वजह यह है। और दूसरी वजह पता क्या है? डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं सके तो टीचर ही बनना। और क्या करते? डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी, जॉब मिल नहीं रही थी, क्या करे? सामने वाले बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बढ़ते गए तो टीचर बन गए। ऐसा होता है ना यार। मैं ऑपरेशन करवाने जाऊं और ऑपरेशन की टेबल पे मैं जाने लगा तो टेबल के पास डॉक्टर नहीं खड़ा था बल्कि अस्पताल का अकाउंटेंट खड़ा था। क्या मैं उससे ऑपरेशन करवा लूंगा? अस्पताल का रोकन है वो, अस्पताल का मेंबर है, बल्कि अहम तरीन मेंबर है, सारी तनख्वाहें उसके हाथ से जाती है। करवा लूंगा? नहीं, क्योंकि स्किल का मिसमैच है, स्किल नहीं मैच कर रही। लेकिन जब स्कूल में टीचर छुट्टी कर जाता है और उस दिन स्कूल का अकाउंटेंट टीचर की जगह खड़े होकर पढ़ाने लग जाता है, मैं उससे क्यों अपना बच्चा पढ़वा लेता हूं? उसको भी तो पढ़ाना नहीं आता। कुछ अर्सा पहले, 3-4 साल पहले, मैं पंजाब के गवर्नर से मिला। तो गवर्नर साहब से मिला तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर आप पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, कोई एक बात मुझे बताए जो कि हम पंजाब में बेहतर कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर देखें, आपका जो टीचर है ना उसकी ट्रेनिंग नहीं है। कहते कैसे? मैंने कहा ऐसे कि वो पोस्ट डॉक करके आया साउथ कोरिया से, 18 साल लगे, वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर जाइंट बन गया, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रही उसकी। वो इतना है, इस लेवल तक आ नहीं पा रहा, बच्चे परेशान है। आप उसको कहें कि 18 साल पढ़ने के बाद 3 महीने का टीचिंग का कोर्स कर लेते यार, और फिर अपने आप को गेस करते। टीचिंग इज एन आर्ट एंड एवरीबॉडी इज नॉट एन आर्टिस्ट। ले जाओ जुमला ये, टीचिंग इज एन आर्ट एंड एवरीबॉडी इज नॉट एन आर्टिस्ट। पढ़ाना एक फन है और हर बंदा फनकार नहीं होता। इस फन को हासिल करना कभी कभार नेचुरल होता है, कभी कभार रिक्वायर किया जाता है। यू नीड टू बी एन आर्टिस्ट फॉर टू बी ए टीचर, टू बी ए गुड टीचर। अच्छा, ये याद रखे कि बेहतरीन टीचर की एक खूबी मैं आपको बताता हूं। बेहतरीन टीचर वो होता है जो हमेशा अपने तालिबुल इल्म को अपना सक्का बच्चा समझता है। ये मैं कैसे कह रहा हूं? मेरा सक्का बच्चा है ना, वो ततला के बोलता है, अड़ के बोलता है, स्टटर करता है। क्या मैं अपने बच्चे की ये खामी दुनिया को बताऊंगा? बल्कि मैं क्या कहूंगा, वैसे अड़ता है, कुरान पाक पढ़े ना बड़ा अच्छा पढ़ लेता है, नात पढ़े तो एकदम पढ़ लेता है, वैसे थोड़ा अड़ता है, बच्चा है ना, कवर करूंगा। अगर मेरा बच्चा जाती बच्चा कुन ज़हन है, क्या मैं उसके कुन ज़हन होने को आश्कार करूंगा? कभी नहीं। बस जब मेरा ये जज्बा जो जाती बच्चे के बारे में है, ये जज्बा जब अपने तालिबुल इल्म और स्टूडेंट्स के बारे में हो जाएगा ना, उस वक्त मैं एक आइडियल टीचर हूं। बड़ी तहकीक की मैंने इसमें, बड़ी जगहों पे टीचर्स के अंदर लेक्चर देने की सादत मुझे हासिल हुई। आप बड़े अजीम लोग हैं यार, आप आम आदमी नहीं है, बहुत अजीम लोग हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप कोई मिस्त्री नहीं है कि पीछे से जीप आ रही होगी, ठक ठक की आवाज आ रही तो ठाठा किया तो ठीक कर दिया। ये आपका पेशा नहीं है। डॉक्टर और टीचर, क्या शान है आप लोगों, क्या कमाल है। थोड़ा सा एहसास करें इस बात का। मुअल्लिम इंसानियत का जो पेशा था, आपका जो काम था, जिस वजह से आपकी बेइज्जत हुई, उसकी ड्यूटी का एक जुज था, वो काम आप कर रहे। मैं अस्पताल में गया, डॉक्टर और नर्स ना बैठ के बातें कर रहे थे। एक माँ जी आई, कराह रही थी, बड़ी परेशान थी। डॉक्टर और नर्स आपस में बैठ के कहके लगा के हंस रहे। मुझे बीमारी का भी पता था माँ जी का, डॉक्टर को भी मैं जानता था। मैंने डॉक्टर साहब से पता, मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए,
मुझे पता है कि इसको एक ओमेप्राजोल और एक डिक्लोरान लगेगा तो वही ठीक हो जाएगी। आपको भी इस बात का पता है। आपके लिए ये माई रेगुलर है, आती जा रही है, रो रही है, जबकि उस बेटे के लिए ये रेगुलर नहीं है। उसकी मां पहले दिन आज जिस तरह तड़पी है, आपका रवैया वार्ड में वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। आपके लिए रेगुलर दिन है आज, आप टीचर हैं, आए, आप खड़े, आपने पढ़ाना शुरू किया। उस बच्चे के लिए रेगुलर दिन नहीं है, उसकी जिंदगी की पजल में आज एक टुकड़ा और रखा जाना है। आप इसको कैसे रेगुलर दिन समझ रहे हैं? याद रख लेना, टीचिंग के अंदर सबसे अहम तरीन चीज आज ले जाओ, ये लिख लो और सुनने से पहले नियत कर लो, ये अपनी जिंदगी में लेकर आओगे। टीचिंग के प्रोसेस में जब से ये दुनिया बनी है आज तक, ये एक चीज ना हो, ये प्रोसेस कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये एक चीज अगर आ जाए तो ये प्रोसेस पीक पर पहुंच जाता है। और वो कौन सी है? अकीदत, वेनरेशन, रिस्पेक्ट। अगर बच्चे आपसे अकीदत नहीं ना रखते, आपकी टीचिंग मुकम्मल नहीं है। और याद रखो, जब बच्चों को उस्ताद से अकीदत हो जाती है ना, एहतराम आ जाता है, दिन में रिस्पेक्ट आ जाती है, फिर खड़े होके बोलने की जरूरत नहीं रहती। टीचर का चल के आना, हाथों को हिलाना, मुस्कुराना, बल्कि तन्हाई में बैठ के उस बच्चे का अपने टीचर को सोचना, ये सारा तदरीस बन जाता है। नहीं समझ आई? गलत कह रहा हूं? अकीदत कौन पैदा करेगा? उस बच्चे के अंदर इतनी अक्ल है कि पैदा करे? तुम क्लास में बैठ के जो मानी मजाक कर रहे हो, तुम क्लास में बैठ के गानों की बातें कर रहे हो। अब समझते हो कि बच्चे में अकीदत पैदा हो जाएगी? वो बच्चा है, सीखो कब बच्चे को कोच करना होता है, कब ट्रेन करना होता है, कब सख्ती करनी होती है। माजरत के साथ, घर में बीवी के साथ वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, आपको रिश्तेदारों ने वैसा प्यार नहीं दिया, आपके रवैयों में कंफ्यूजन आ गई। अब वो बच्चा था, उसके साथ आपने ऐसे रिलेशंस पैदा कर लिए, ऐसे रवैये बना लिए कि आपको, वो बच्चा था, आपकी तो हर बात मानेगा, आपने उसके साथ रवैयों में कंफ्यूजन पैदा कर ली। नेगेटिव ना सोचना। पहले 5 साल बच्चे को ट्रेन किया जाता है, अगले 5 साल बच्चे को कोच किया जाता है, अगले 5 साल बच्चे के साथ दोस्त बन के रहा जाता है। और जब बच्चा टीनेजर बन जाए, अब अपनी जबान को थोड़ा ख्याल से इस्तेमाल करो, वो टीनेजर बन गया है, कैप में आपसे वो। अच्छा, अगर तो आप वाकई मजबूरी से टीचर बने ना, हो सकता है घर के हालात ऐसे हो, आप वाकई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे हो और आप ना बन सके हो, और अब आप टीचर बन गए, तो यार आप ऐसा करें, आप अपने टेस्ट को खींच के यहां पर लेकर आए। आपका टेस्ट नहीं था ना टीचर बनने का, लेकिन बन गए, तो लाएं, अपने शौक को खींच के यहां लेकर आए ना। जैसे खातून की शादी हुई, वो अपने ससुराल चली गई, वहां जाके वो कहती मुझे मजा नहीं आ रहा, ये मेरे तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। और भाई मजे को खींच के लाओ यहां पे, तवक्कुआत को बदलो। तुम इंसान हो, चीता दौड़ सकता है, परिंदा उड़ सकता है, मछली तैर सकती है, तुम तो तीनों काम कर सकते हो और बेहतरीन अंदाज से कर सकते हो। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर क्यों बनता है? फौजी का बेटा फौजी बनता है। इसका मतलब इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है। चेंज करो। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक बहुत बड़ा चल रहा है कि यू हैव टू प्ले बाय योर टैलेंट। अपने शौक को देखो, अपने अंदर के टैलेंट को देखो, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करो। क्यों? क्या टैलेंट होता है? डू वट यू लव टू डू। वो करो जो करने में तुम्हें मजा आता है। सुना होगा, वो करो जो करने में तुम्हें मजा आता है। नहीं, तुम तो करते जाओगे, मजा आ रहा है, करते जाओगे, मजा आ रहा है, करते जाओगे। नो, डोंट डू व्हाट यू लव टू डू, डू व्हाट इज नीडेड। वो करो जिसकी जरूरत है। पैसा है, प्रमोशन मिल रही है, लर्निंग है, इज्जत है, क्यों छोड़ के जा रहे हो अच्छे पैसे को? लाओ अपने शौक को खींच के इधर। रीजंस होने चाहिए, रीजंस। मेरे घर के सामने रोज सुबह 10:30 बजे डेली घर के सामने रक्षा स्टार्ट होता है। रक्षा स्टार्ट होता है, वो बंदा रक्षा चला के चला जाता है रोज 10:30 बजे। मेरा अलार्म लगा हुआ है, वो यासीन साहब, मेरा अलार्म लगा हुआ है कि मुझे पता है ये रक्षा स्टार्ट होने से पहले इतने मैंने अखबार पढ़ लेने, इतना मैंने सारा कुछ कर लेना। क्यों?
15-20 साल हो गए, जा रहा है, उसी टाइप पे उठता है। अब जो बात बताने लगा हूं ना मैं, ले जाना ये बड़ी अहम है। टैलेंटेड है आप, बड़ा कॉन्फिडेंस है आप में, बड़े जीनियस हैं आप, छोड़ दे। बड़े लोग मेरे पास ऐसे आए और आकर कहा मेरा टैलेंट देखे, मेरा IQ स्कोर कितना है, मेरी डिग्री देखे, किस इदारे से A+ में पास हुआ हूं मैं। लेकिन पर्पस नहीं है जिंदगी का, कोई मकसद नहीं है, क्या करूं? पता क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में रीजंस नहीं है, वजूहात नहीं है जो तुम्हें खींचे। ऐसे रीजंस लेके आओ जो तुम्हें खींचे। वो जो सुबह रक्षा चला रहा है, रक्षा नहीं चलाएगा बेटी की शादी कैसे करेगा? रक्षा नहीं चलाएगा बिजली का बिल कैसे देगा? रक्षा नहीं चलाएगा घर का चूल्हा कैसे चलेगा? ये वो वजूहात है जो उसको खींच रही होती हैं। क्या रीजन है अपना मुझे बताएं, आपकी जिंदगी में रीजंस क्या है? बताएं क्या रीजन है? व्हाट आर द रीजंस? क्या गोल है आपके? किधर जा रहे हैं आप? कोई मकसद है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? आज के दिन शाम तक क्या होना चाहिए, कल के दिन क्या होना चाहिए? रीजंस लेकर आए। रीजंस नहीं होंगे जिंदगी बेमानी हो जाएगी। तो ये बात याद रखें। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, सदर पाकिस्तान हैं, आलमी ताकत के सदर हैं, आपका कोई ना कोई टीचर जरूर होगा। यू मस्ट हैव ए टीचर। एक उस्ताद आपका जरूर है। उस्ताद सबका मेमार होता है। अमेरिका की स्टेट, ठीक है, अमेरिका की स्टेट कोलोराडो के अंदर एक ऐसा बंदा जो चाइल्ड मोलेस्टर था। चाइल्ड मोलेस्टर या चाइल्ड प्रेडेटर ये वो लोग हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं, बच्चों के साथ गंदे काम करते हैं और बच्चों को मार देते हैं। इसने तकरीबन 60 से 70 बच्चों के साथ ये काम किया। उसके बाद ये अरेस्ट हो गया और फिर फॉक्स न्यूज़ के कुछ नुमाइंदे आए और उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू करके ये पूछा कि बताओ तुम बच्चों को चुनते कैसे थे? सारे बच्चे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, तो कौन सा बच्चा तुम्हारा शिकार बनता था? किस बच्चे को तुम इस गंदे काम के लिए चूज करते थे? बड़ा अहम सवाल है। उसने जो जवाब दिया सुनिएगा। वो कहता है कि सबसे पहले मैं ऐसी फैमिली के पास जाता था और अपनी खिदमत पेश करता था कि मैं आपके बच्चों को संभालूंगा, बेबी सिटर बन जाऊंगा, आपके बच्चे को बाग तक ले जाऊंगा या आपके बच्चे की खैर खाई करूंगा। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप ख्याल नहीं करते थे कि ये बंदा कौन है, पास्ट को नहीं देखते थे, जहां पर लापरवाह किस्म के वालिदैन होते थे, वो बच्चे मेरा खास टारगेट बनते थे। ऐसी जगह जहां पर बाप बच्चों की तरबियत का ख्याल नहीं रखता था, वो बच्चे मेरा खास टारगेट होते थे। कोरोना के दिनों में WHO की रिकमेंडेशन आई थी कि 20 मिनट एक जाती बच्चे को बाप देगा। आप ईमान से मुझे बताएं, आप में से जो माँ या बाप है, आपने जाती तौर पे बिठा के अपने बच्चे को 20 मिनट कभी दिए? किस मौजू पर दिए? या वो ट्यूशन वाली या स्कूल के टीचर के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है? ये रिसर्च सुन लो मुझसे, हार्वर्ड की तहकीक है कि वो बच्चे जो माँ बाप के साथ रात का खाना खाते हैं, वो बच्चे बाकी बच्चों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको जख्म कम आते हैं, उनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं, वो डीमोटिवेट नहीं होते और ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनते हैं। क्योंकि जब खाने पर बच्चा बैठेगा, उसकी गिरी हुई चेहरे को देख के माँ बाप अलर्ट हो जाएंगे, उसके गाल पे आवे जख्म को देख के माँ बाप अलर्ट हो जाएंगे और हैरान होंगे आप। वो बच्चे जो माँ बाप के साथ रात का खाना खाते हैं, उनकी वोकैबुलरी में 3000 यानी वोकैबुलरी ज्यादा होती है, और अंग्रेजी की वोकैबुलरी 3000 आप सफा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा, वो फैमिलीज जहां पर स्पिरिचुअल इबादत की जाती है, क्योंकि ये तो एक ओवरऑल रिसर्च थी, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी रखा, ज्यूइज्म को भी रखा, इस्लाम को भी रखा। वो घर जहां पर इबादत की जाती है, वो बच्चे हमारे काबू में नहीं आते। और तीसरा, वो बच्चे जो खामोश ज़्यादा रहते हैं, अपनी बातें खुल के वालिदैन से शेयर नहीं करते, ऐसे बच्चों को हम अपने पास कर लेते हैं और उनको फंसा लेते हैं। तो अगर आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहा है, अगर आपका बच्चा, आप जाते हैं तो एकदम मोबाइल फ़ोन छुपा लेता है, अगर आपका बच्चा ऐसे गिफ्ट ला रहा है जो कि आप नहीं समझते कि इसको लाने चाहिए, अगर आपका बच्चा बगैर बताए जा रहा है, तो अलर्ट हो जाए। देखिए, मेरा ज़माना जो था ना, जब मैं छोटी उम्र का था,
तो हमारे वालिदैन को क्या धचका पहुंचता था, वो बैंड बजा के भागा है, वो फला का टायर पंचर कर दिया, यही था ना, और क्या था। लेकिन आज अगर कुछ होता है ना, जलजला आ जाता है, अखबार में आता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को बचाए। तो बहरहाल, इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन लें, मैं ये कुछ स्क्रिप्ट आपको सुना देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। बड़ी मज़े की बात मैंने पढ़ी, इसमें लिखा है कि हमारा मुल्क उन मुल्कों में से है जहां रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए एक और थप्पड़ मारा जाता है। ये मुझे साइंस बताएं क्या है ये आइंस्टाइन भी परेशान है इसमें, पहले ही रो रहा है, उसको एक और थप्पड़ मार रहे हैं। वजह यह कि हाथ में अगर हथौड़ी है ना, तो हर मसला कील ही नजर आएगा जिसको ठोकना है। यार आपने बच्चे को बड़ा करना है, वो इंसान कोई मसला हल नहीं करना। आप हर वक्त करेक्शन की तरफ क्यों है, डबल आर, करेक्शन। आप कनेक्शन क्यों नहीं बनाते बच्चे से, करेक्शन और कनेक्शन। मैंने ब्रिटिश काउंसिल की एक वर्कशॉप अटेंड की थी, वो मुझे बताती है, कहती है सर हम सब बैठे होते हैं ना बच्चे, हम कहते हैं रुक जाओ बच्चों, किताब बंद कर दो, सिलेबस बंद कर दो, क्योंकि आप मान लें इस बात को, बच्चा लाइक तरीन भी हो ना, निसाब की किताब उसके लिए लेबर है, निसाब की किताब से उसको चिढ़ है। तभी कुदरतुल्लाह शाह ने लिखा था कि अगर किसी मजमून से पूरी नस्ल को बागी करना हो ना, निसाब में दाखिल कर दो, वो नस्ल बागी हो जाती है उसे। वो कहती है मैं कहता हूं बंद कर दो, सारे किताबें बंद, बैग में डाल दो। अब मैडम क्या करें, डेविड कॉपरफील्ड खोलो, सुना है डेविड कॉपरफील्ड का नाम? चार्ल्स डिकन्स की बड़ी मशहूर किताब है डेविड कॉपरफील्ड, बड़ा प्यारा नावल है, कई दफा पढ़ चुका हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। डेविड कॉपरफील्ड खोलो, हाँ जी अब पढ़ना शुरू करो बेटा, आप पढ़ो। नहीं पढ़ा जा रहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, कुरान पाक का स्लूब भी स्टोरी टेलिंग। जो बात आपने किसी को समझानी है, समझ नहीं आ रही, स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग कैसी होती है, ये बच्चा बैठा है, मैं इस बच्चे को ये रिसाला ये किताब पकड़ाता हूँ, ठीक है, ये लो बच्चे किताब पकड़ लो, और मैं चला गया। वापस आया, बच्चे से कहा किताब दो, क्या पढ़ा आपने? बच्चे ने कहा मुझे तो समझ नहीं आई कुछ भी, मुश्किल किताब थी, थीम समझ नहीं आई, अल्फाज मुश्किल थे। अब मैं जब उसको पढ़ के सुनाऊंगा ना, मैं उसका बाप हूं, मैं उसका उस्ताद हूं, मुझे पता है किस तरीके से सुनाऊंगा तो उसको पता चल जाएगा। तो सुन ले, किताब बच्चे के लिए एक खजाने का संदूक होता है, लेकिन उसको ताला लगा होता है, उसके अंदर उसको पहुंचाना मेरा काम है। मैं इमाम हुसैन की सीरत पे पूरी किताब इसको पढ़ा जाऊं, वापस आऊंगा, इसको यस और नो का, हक और बातिल का फर्क पता नहीं चला होगा, वो मैं बताऊंगा इसको आके। स्टोरी टेलिंग करना सीखें, स्टोरी टेलिंग। वो कहती है कि मैं बच्चों को तालीम तो निसाब के जरिए दे देती हूं, लेकिन फिर डेविड कॉपरफील्ड के जरिए उनकी तरबियत करती हूं। यार अब क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं क्या कर रहे हैं स्कूल जाके। चाइना में जब वक्त की पाबंदी सिखाई गई थी ना, उन्होंने नहीं बिठाया था इतनी बड़ी उम्र के लोगों को, उन्होंने आकर कहा था ये स्कूल जो खुले हुए हैं 7-8 घंटे के लिए गीला सीमेंट तुम्हारे पास आ गया है, गीले सीमेंट पे कुछ भी फेंकोगे निशान बन जाएगा, वो बिल्ली भी चल के चली जाए तो उसके पांव के निशान बन जाते हैं, इनको बदलो। और बदल के रख दिया उन्होंने कि नहीं। मैंने घर में दावत की अपने पीएचडी की, वो पीएचडी जो मेरे दोस्त हैं और दूसरे मुल्कों से पीएचडी करके आए हैं, मैंने उनकी दावत की, जोड़ों समेत फैमिली समेत दावत की। और सबसे पहले डॉक्टर माजिद गुलजार आ गया, पूरे 8 बजे आके बैठ गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत है? कहते सुभान भाई आपने कहा था 8 बजे का टाइम है, मैं 8 बजे आ गया। मैंने कहा ये पाकिस्तान में रहते हैं हम, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी, क्या हो गया आपको? कहता है बस चाइना के अंदर तो 1 सेकंड भी बस लेट हो जाए ना, हम लेट हो जाए तो बस निकल जाती थी, हमें आदत पड़ गई, चले आए बातें करते हैं, मैं तो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। कैसे बदली आदत उन्होंने, कैसे बदली? स्कूल में जाके। मत ऐसे वक्त गुजारे, मिशन लेकर जाएं, कुछ समझ के जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम। तोकीर हुसैन मुखातब हूँ द विजन स्कूल शाहकोट से। सुभान भाई मेरा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग प्रोफेशन एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल हमारी मेमोरीज़ कम हो जाती है, और सम टाइम ऐसा है कि हम देखते हैं कि बच्चों का ड्यूरिंग स्टडी भी माइंड इतना शार्प नहीं होता, तो इसको एक्टिव करने के लिए हम क्या स्टेप कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आप याद रखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में, आपको पता साउथ कोरिया में पिछले दिनों इस रोबोट ने खुदकुशी कर ली।
रोबोट ने खुदकुशी कर ली। दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोट साउथ कोरिया में है, डेंसिटी ज्यादा है। खुदकुशी तो वो ड्रामा कर रहे होंगे, लेकिन वाकई वो काम करता था एक जगह तो खुदकुशी कर ली उसने। अच्छा, उन्होंने ना, एक कंपनी है उसने सारे गार्ड अपने जो होते ना, ये सिक्योरिटी गार्ड, बदल के रिपोर्ट रख लिए। उनसे पूछा कि यार आपने रिपोर्ट क्यों रखे? वो कहता है इनको गोली भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, इसको छुपाया भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट गार्ड रात को चाय नहीं मांगेगा और अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए एहतजाज भी नहीं करेगा, ना यूनियन बना के हमारे दफ्तर के बाहर आएगा। रिपोर्ट ज्यादा फायदे में है। खड़ा हो गया आगे आपके सामने, यूरोप हैरान हो जाएंगे। मई साहिबा आई, डॉक्टर ने कहा ठीक है बिल्कुल जाए, ओके। मई बाहर निकली, टू 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 शुरू होगी पूरे अस्पताल में, टू 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 हो रही है। मैं देख रहा हूँ वीडियो पे सारा कुछ। उन्होंने बुलाया मई को दोबारा, मई को बुला के कहा 2 मिनट में, आपको तो कैंसर है। कमोका साहब आपको तो कैंसर है, क्यों? ये मशीन ने डिटेक्ट किया है, इंसानी आंख डिटेक्ट नहीं कर सकी थी, और तब से ये तय हुआ है कि 1000 टाइम्स ज्यादा मशीन कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है। मशीन आपके सामने सीना तान के खड़ी हो गई है, आओ करो मुकाबला। नाउ व्हाट यू विल डू? आपके पास सिर्फ एक हथियार है, वो है याददाश्त, याद रखना, वक्त पे चीजों को याद करना, और वक्त पे वो चीजें आ जाएं। जिस तरह मैं बोल रहा हूं, सारा कुछ तो देख के नहीं बोल रहा, पता नहीं कब पढ़ा होगा मैंने, आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है। दिस रिट्रीवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट को मेमोरी याद रखें। मेरे पास एक बच्चा आया, उसका बाप था, आकर कहता है कि सर मेरा बच्चा ना पढ़ता नहीं है ज़्यादा सही। अब मेरी एक आदत है, याद रखें, बच्चा कभी भी ना, ले जाओ ये जुमला, ले जाओ ये आज का सत्य है, ऐसा ही सर जो लिख रहे हैं लिखने, दिलों पे लिखने, जहनों पे लिखने। देयर इज नो गुड और बैड मेमोरी, देयर इज ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी, देयर इज नो टेरेबल और इनक्रेडिबल मेमोरी। कोई अच्छी बुरी याददाश्त नहीं होती। जिसने इसको रेती लगा के तेज कर लिया वो छा गया, जिसने इसको छोड़ दिया वो फारिग हो गया। ये सारा मुझे बताए ना। एक बंदा मेरे पास आया, शादी पे बैठे थे, आकर कहता जी मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। मैं इससे पहले उसको बादाम खजूर खोया और कुछ वजीफा बताता। पहले मैंने कहा भाई करते क्या हो? कहता मैं कपड़े का ताजिर हूं। कितने बच्चे हैं? कहता 4। मैंने कहा सारा दिन क्या कर रहे हो? ये शिफॉन का सूट है जी 400 का, 200 का देना है, दे दो, खत्म बात। मैंने कहा बताओ पढ़ाई कितनी की है? पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया है। किस में? पाकिस्तान स्टडीज में। मैंने कहा जब एमए कर रहे थे तब जंगे आजादी का दिन, कायदे आजम की वफात का दिन सारे याद थे? कहता हाँ। मैंने कहा अब क्यों याददाश्त कमजोर हो गई? इसलिए कि अब 200-400 चल रहा है, इसको रोक दिया है। ट्रेन करो। जो बच्चा आपके पास आ गया उसके अंदर बहुत सी सलाहियतें हैं, मत उसको कहो कि तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है। ये एक पेपर आपका एक पूरे इंसान की सलाहियतों का अंदाजा लगा सकता है? कभी लगा सकता है? एक पेपर की बुनियाद पे आपने फतवा दे दिया कि मैथ्स में कमजोर है, कैसे हो सकता है? ये एक पेपर कभी भी इंसान की पूरी सलाहियतों का अंदाजा नहीं लगा सकता। मेहनत की है जी की है, कभी ना कभी रिजल्ट मिल जाएगा। ईमान से बताना, जो पुराने टीचर है, वो बच्चा जो स्कूल में इतना एक्टिव नहीं था, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर छा गया कि नहीं छा गया? फिर क्यों उसको डिमोरलाइज करते रहे? एक ही इम्तिहान है सिर्फ, और बड़े इम्तिहान आने हैं। मेमोरी को शार्प करें, और मेमोरी को शार्प करने के लिए तो बच्चा मेरे पास आया, उसके बाप ने कहा पढ़ता नहीं है। मैंने कहा बेटा क्या करते हो? कहता बैडमिंटन खेलता हूं। मैंने कहा बैडमिंटन खेलते हो कि देखते हो? खेलता हूं। क्या नंबर आता है? फर्स्ट आता हूं। अच्छा। मैंने उसके बाप को कहा, मैंने कहा कुछ लोग ना टेंशन टाइम शॉर्ट होता है, वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। आप 20 मिनट इसको पढ़ाएं, फिर उसको थोड़ी सी ब्रेक दें, फिर 20 मिनट पढ़ाएं, फिर ब्रेक दें, और तरीके आजमाएं। इस पे तरीके आजमाएं। आप 20 मिनट इसको पढ़ाएं, फिर उसको थोड़ी सी ब्रेक दें, फिर 20 मिनट पढ़ाएं, फिर ब्रेक दें, और तरीके आजमाएं। इस पे तरीके आजमाएं। इसे कहे देख के पढ़ो, ऊंची पढ़ो, दिल में पढ़ो, लिख के पढ़ो। कोई ना कोई तरीका इसको सूट करता होगा, पता नहीं चल रहा, वो खुद कंफ्यूज है। डिफरेंट वेज। और सबसे पहले बच्चे को फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाएं। फेवरेट सब्जेक्ट, बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान स्टडीज, उससे शुरू करो। अब जब रेलगाड़ी चल पड़ेगी ना, पीछे डब्बे लगाते जाओ, मैथ्स भी लगा दो, इंग्लिश भी लगा दो, ताकि वो अपने शौक की रूह में बैठ जाए। और एक और तरीका होता है, मुनफरिद और यूनिक चीज याद रहती है। आप बताएं परसों दोपहर को क्या खाया था? नहीं याद आ रहा ना?
और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि तीसरी क्लास में जब आप थे, थर्ड में, आपको एक इनाम मिला था फर्स्ट आने पे, याद है ना? जब आप ऐसे खड़े हुए थे, इनाम मिल रहा था, फर्स्ट आया ऐसे, याद है? क्यों? वो मुनफरिद वाकया था जब पहले दिन साइकिल चलाना सीखी आपने, याद है? अच्छा, आप मुझसे मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या हाल है जनाब, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम खालिद साहब है। माशाल्लाह जी खालिद साहब। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अकबर है। माशाल्लाह जी अकबर साहब। एक बंदा आता है, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोबान है। यानी जो मुझसे मिल रहा है उसका नाम भी सोबान है। बताएं, मुझे वो याद रहेगा? क्यों? इसलिए कि मेरा नाम भी सोबान है। तो जो चीज़ सिमिलैरिटी में वो याद रहती है। तो मेमोरी को शार्प ज़रूर करें, इसके बगैर चारा नहीं है। मैं जब पीटीएम पे जाता था अपने बच्चे की, तो मैं यही देखता था, माँ बाप आके उस्ताद के ऊपर यूं चढ़े हुए होते हैं जैसे पता नहीं उस्ताद ने क्या किया। एक एक बात, पैदा तुमने किया, बच्चे को बड़ा तुमने किया, बच्चे की ज़िंदगी के पहले 7 साल जो अहम तरीन थे, 95% चीज़ें बन चुकी होती हैं। माँ बाप को पहचान गया, खाने को पहचान गया, टेस्ट को पहचान गया, गलियों को पहचान गया, रिश्तों को पहचान गया। अब उस्ताद के पास दिन में 3 घंटे के लिए आया और सारी बुराइयों का मरकज उस्ताद की जात बनी हुई है। और माजरत के साथ एडमिन और टीचर में बड़ा इख्तलाफ है। आर्टिकल छपे इस पे, निसाब क्या पढ़ाना है ये एडमिन तय करती है और गुस्सा सारा टीचर्स के ऊपर निकल रहा होता है। एडमिन को टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स की रिक्वायरमेंट, सब का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। दोनों में मोहब्बत रहेगी तब 1 से 2, 2 से 200 ब्रांचें होती है। वरना टीचर अगर एडमिन से बागी है, कैसे आगे बात चलेगी? तो पीटीएम के अंदर ये जो मैंने बातें बताई आपको, ये उनको बताएं जी। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि बतौर उस्ताद हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या क्या रहनुमाई मिल सकती? जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। देखिए मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल की जिंदगी में क्या परफॉर्म किया? सबसे ज्यादा बताओ। सहाबा की तरबियत। उठा के देख, जंग हो, अमन हो, घर हो, गार हो, सफर हो, हजर हो, तरबियत की हुजूर ने, हर सहाबी की तरबियत की। टीचिंग जो आपने हमें सिखाई, टीचिंग करना, उसमें 2 बातें सिर्फ आपको बताऊंगा, 2 बातें। नंबर 1, हौसला अफजाई। हुजूर ने हमेशा हौसला अफजाई फरमाई। कभी किसी बच्चे पे ये मत कहे कि तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, आपको अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है, आपके अल्फाज एटम बम है, सारी जिंदगी मैथ्स में अच्छा नहीं हो सकेगा वो, और तुम तो चीजें गिराई देते हो हमेशा। अपने बच्चे को भी ये कह के आपने क्या कर दिया हुआ है? हौसला अफजाई, हौसला अफजाई। तुम जन्नत में मेरे साथ होगे, तुम्हारा तो जन्नत में इंतजार हो रहा है। उस्मान को आज के बाद कोई चीज तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। नोट करके देखे ये जुमले कितने बड़े हैं, जस्ट ट्राई टू नोट इट डाउन। और ये वो हौसला अफजाई थी जिसने अरब के उन लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और तरबियत का अंदाज आप देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को कवर किया है। जंग के असूल भी बताए, और एक सहाबी खाना खा रहे थे तो उनका हाथ घूम रहा था पूरे प्याले में, हुजूर ने उनसे फरमाया अपनी तरफ से खाओ। बहुत छोटी सी बात लगती है, ये बहुत छोटी सी बात लगती है, खाना यूं ना करो, यूं करो। मेरे इस पे पूरा प्रोग्राम है, 1 घंटे का प्रोग्राम है कि हुजूर ने क्यों फरमाया कि खाना ऐसे ना खाओ, ऐसे खाओ। 1 घंटे का प्रोग्राम कि इम्यूनिटी कितनी बढ़ जाती है इससे। माइक्रो मैक्रो अपने बच्चों को सब कुछ सिखाएं, सब कुछ सिखाएं, मत एक्सपेक्ट करें उनसे। बिठाए, जूती कैसे पहननी है, गुफ्तगू कैसे करनी है, एवरीथिंग। और फिर क्या हुआ कि हुजूर की तरबियत से वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। याद रखना, अबू बकर सिद्दीक के वालिद और दादा कोई बादशाह नहीं थे, कोई शहंशाह का खानदान नहीं था उनका, बड़े मॉडेस्ट से लोग थे। और उन्होंने इस्लाम को किस तरह संभाला, डट गए, एक रस्सी भी कम नहीं आएगी ज़कात की, डट गए। और आज कुछ पागल लोग ना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला करते हैं अलेक्जेंडर से, सिकंदर से। कहां से मुकाबला कर रहे हो? और तो उमर फारूक आजम बचपन में ऊंट चराया करते थे, और सिकंदर 18 साल की उम्र में बादशाह बन गया था। उसके पास ट्रेंड आर्मी थी, हर एक के पास जर्रा, घोड़ा। आपके तो 5 फौजी 1 खजूर, 5 खजूरें खाया करते थे सिर्फ। सिकंदर जहां गया इस्तकबाल होते थे, फना होता था, और आपकी लश्कर कशी किस अंदाज से हुआ करती थी। सिकंदर मर गया,
जहां जहां गुजरता गया था सारे इलाके छिन गए, और उमर फारूक आजम ने जो फतह किया आज तक इस्लाम का परचम वहां लहरा रहा है। उमर फारूक आजम की तरबियत कहां से हुई? खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के टॉप 10 मिलिट्री कमांडर्स में आज भी मौजूद है। तरबियत कहां से हुई? इमाम हुसैन ने करबला में जो किया, तरबियत कहां से हुई? देखो किस तरह तरबियत की जाती है। यू नीड टू सी दिस। और अब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं निसाब क्या होना चाहिए, लेकिन एक निसाब वो है जो हमें नबी पाक ने इरशाद फरमाया। ये यूनिवर्सल निसाब है और ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस निसाब को नाफिज करें। और वो निसाब क्या है? हुजूर ने फरमाया तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। तुम उन्हें ख़ानदान की ऊंच नीच सिखाते हो, सिखाओ। तुम कारोबार के दाव पेच सिखाते हो, सिखाओ। तुम मोहल्ले में रहना, सिविक सेंस सिखाते हो, सिखाओ। कैम्ब्रिज पढ़ाते हो, ऑक्सफोर्ड पढ़ाते हो, पढ़ाओ। ये 3 चीजें तुम्हें तुम्हारा नबी कह के जा रहा है। उंडेल देना, नक्श कर देना इनके सीनों पर। या रसूलुल्लाह हुक्म फरमाइए वो 3 चीजें क्या है? अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। देखो अगर आपने इंजीनियर बनना, सिविल इंजीनियरिंग करनी है, आपको चाइना जाना पड़ेगा। सिविल इंजीनियर ना पुल बनाता है, और चाइना ने समुद्र के सीने को चीर के सबसे बड़ा पुल बनाया है। तो मैं वो पुल नहीं देखूंगा तो मैं पुल कैसे बनाऊंगा? जाना पड़ेगा। अगर मैं डॉक्टर बन रहा हूं तो इंग्लैंड के अंदर ना रॉयल्स कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, रॉयल्स कॉलेज ऑफ फिजिशियन। डॉक्टर उसके गिर्द फेरा भी मारा है ना, यहाँ पे मशहूर हो जाता है कि रॉयल्स कॉलेज के गिर्द फेरा मार के आया है। वहां पे ये नहीं कहते तुम्हारा इलाज नहीं है घर चले जाओ, वहां कहते हैं जिस बीमारी का तुम शिकार हो आओ इस पे तहकीक करके तुम्हारा इलाज निकालते हैं। जाओ इंग्लैंड जाओ, चाइना जाओ, कौन मना करता है? जाओ। हिजरत अगर भूख और जान के खौफ से की जाए तो हिजरत तबाही लेकर आती है, लेकिन हिजरत अगर इल्म हासिल करने के लिए की जाए तो इर्तिका लेकर आती है। करो हिजरत, जाओ पढ़ो, खूब पढ़ो। लेकिन एक बात याद रखो, तुम जहां जा रहे हो ना, तुम्हारा आइडियल नबी पाक की जात होनी चाहिए। कौन सा ऐसा शोबा है जिसको मेरे नबी पाक ने नहीं नवाजा? खड़े होकर पूछें। यूटी में बयान कर रहा था, मैं खड़ा होकर मुझसे पूछता है इंजीनियर, सर मैं इंजीनियर हूं, आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, मुझे बताएं मेरे नबी की जात में एक इंजीनियर के लिए क्या रहनुमाई है? एक इंजीनियर के लिए क्या रहनुमाई है, बताएं। मैंने कहा यार मुझे इतनी बड़ी बात तो भी याद नहीं आएगी, पूरी मैं इस पे तहकीक करके बताऊंगा। कल रात मैंने एक हदीस पढ़ी है, वो हदीस सुन ले मेरा बेटा, और कल शाम तक इस हदीस पे अमल करके दिखाना। लो आपको भी ये टास्क दे रहा हूं, सिर्फ कल शाम तक इस हदीस पे अमल करके दिखाओ, क्योंकि मेरा दावा यह है कि हुजूर की सारी अहादीस, एक एक बात आपकी वो प्रैक्टिकल है। बड़े आए, लफाजी बड़ी थी, स्कूल ऑफ थॉट, कब्र में गए सब कुछ साथ ले गए, क्योंकि बातें थी, कोई शख्सी नमूना नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं थी। और हदीस क्या थी? लीव एवरीथिंग, और से सुनना हुजूर की बात है, लीव एवरीथिंग विच इज नॉट ऑफ योर कंसर्न। छोड़ दो हर इस बात को जो तुम्हारे कंसर्न की नहीं है, हर लायानी बात को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे इस्लाम की खूबी में से है। जाओ कल तक ये करके दिखाओ मुझे। आपको तकलीफ क्या है? तुम्हारी भी तो शादी नहीं हुई, तुम्हें क्या तकलीफ है? शादी उसकी नहीं हुई, तुम्हें क्या तकलीफ है? आपके घर आज क्या पका था? वो अभी तक वैसा ही है, बेरोजगारी है, उसका क्या बना? आपको क्या गर्ज है इससे, उसका क्या बना? Who are you to discuss this? चुप हो जाए आप। पैसे बड़े आ गए, गाड़ी नहीं लेता, बड़ा कंजूस है। Who are you to discuss this? एक दाना के पास एक बंदा आया, आकर कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में बात बताना चाहता हूं। कहता अच्छा मैं बात सुनूंगा, तुम्हारी बात 3 दरवाजों से गुजरेगी। कहा बस पूछो। कहा पहला दरवाजा ये बताओ बात सच्ची है? कहा नहीं सुनी सुनाई है। कहा सुनी सुनाई बात मैं अपने दोस्त के बारे में सुनूंगा। अच्छा दूसरा दरवाजा ये बताओ क्या इस बात का मुझे फायदा है? कहा इस बात का तुझे फायदा भी नहीं है। कहा अच्छा अब ये बता क्या तूने उसको करते हुए देखा है? ये कहा करते हुए भी नहीं देखा। कहा ना ये बात सच्ची है, ना तूने उसको करते हुए देखा है, ना मेरे फायदे में है, मैं क्यों ऐसी बात सुनूं? मैं तेरी बात नहीं सुनता। जाओ आज से अपने टेबल के ऊपर लिख के लगा दो कि यहां किसी तीसरे बंदे की बात नहीं होगी। बस यकीन करो, सुकून की नींद ना है तो मुझे पकड़ लेना, छोड़ दो टो में रहना, छोड़ दो, आजाद हो जाओगे। तो ये नबी पाक की तालीमात पढ़े। हाँ जी लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रहील अहमद फजली दी प्राइम स्कूल शाहपुर। जी सर सवाल ये है कि वतन अजीज पाकिस्तान के
माशी हालात इतने शानदार हैं कि घर के अखराजात पूरे करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। तो इस दबाव की वजह से हम अपने काम को बेहतर से परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका हल क्या है और इन मसाइल को हल करना किसी है? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि बिजली का बिल पूरा नहीं होता, तनख्वाहें पूरी नहीं होती, क्या करें? देखिए, बात गौर से सुनिएगा। जब भी कोई जॉब करने जाता है ना, उससे उसकी सैलरी डिस्कस होती है। आपसे डिस्कस हुई थी ना, फिर आपको जॉब पे रखा गया। आपने जब उस सैलरी को मान लिया, उस सैलरी पैकेज पे आप आ गए, इसका मतलब आपकी मर्जी थी आप आए। और दूसरा, देखिए, अच्छी जॉब के लिए ना सलाहियत ज़्यादा होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अच्छी जॉब के लिए सलाहियतें ज़्यादा होनी चाहिए। किसी बंदे ने मुझसे पूछा था, जरा मैं आपके पास जॉब करनी है, कितनी पे देंगे? मैंने उससे कहा, देखो अगर तुम मेरी एक छोटी, और सुनना, एक छोटा मसला मेरा हल कर सकते हो ना, मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा। अगर तुम 10 छोटे मसले मेरे हल कर सकते हो, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। अगर तुम एक बड़ा मसला मेरा हल कर सकते हो, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। अगर तुम 10 बड़े मसले हल कर सकते हो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। देखिए, वो सामने कंपनी है, वो सामने कंपनी है, उस कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं। एक की तनख्वाह 30,000 है, एक की तनख्वाह 3 लाख है। दोनों की जात भी एक है, शाहकोट के एक मोहल्ले से आते हैं, दोनों का बैकग्राउंड भी एक है, तालीमी इदारा भी एक है। एक को 30,000 मिल रहा है, को 3 लाख मिल रहा है। क्यों? सोचा नहीं कभी? वो आपके वक्त के पैसे नहीं देते, आपकी वैल्यू के पैसे देते हैं। और वैल्यू काउंट्स। चाहते हो ना कुछ अलग से करें, तो अलग से जिंदगी भी गुजारो ना, अलग से हाथ मिलाओ, अलग से मुस्कुराओ, अलग से पढ़ो, फिर अलग से जिंदगी, अलग से तनख्वाहें मिलेंगी। अच्छा, अगर आप जॉब कर भी रहे हैं, आप परेशान हैं, नहीं पैसे पूरे हो रहे, तो ऑनलाइन का तो सैलाब आया हुआ है। आप ई कॉमर्स पढ़े, 2-2 घंटे के 3-3 लाख रुपए लोग कमा रहे। शिकायतें छोड़े ना, जो भी बात आप कर ले, जो भी बात आप कर ले, रोजी के अड्डे पर बैठे हैं ना आप, कोई हक नहीं पहुंचता कि आप वहां पर रोजी सही तरह ना कमाएं। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक टीचर ना बैठा हुआ है ऐसे करके, सामने बच्चे बैठे हुए हैं और वो यूं बैठा हुआ, बस वो सोच रहा है लड़ाई किससे करनी है, बिजली का बिल किसको पे करना है, फला चीजें पूरी नहीं हो रही, बच्चे बैठे हुए हैं और वो ये सोच रहा है बस। और आधे घंटे बाद उठा, जाके चाय पी और बाहर निकल के आ गया। ऐसा हो रहा है। एक एक बच्चे पे नजर क्यों नहीं है आपकी? सुबह आते हुए आपने क्यों नहीं तय किया कि आज मैंने बच्चों को क्या सिखा के जाना है? क्यों नहीं आपने तय किया कि मेरा ये बच्चा मैथ्स में अच्छा है, ये बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, किस तरीके से मैंने गुफ्तगू करनी है? क्यों नहीं आपने ये बातें तय की? क्यों नहीं एक मिशन लेकर आप आए? क्यों उस दिन आपके बच्चे जब क्लास से निकले, उनके चेहरे दमक क्यों नहीं रहे थे कि आज हमने ये सीखा? सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। और याद रखना, सलाहियत है ना, पैसा आएगा। जीत ने कहीं ना कहीं बसेरा करना होता है। ऐसे बन जाओ कि जीत तुम्हारे अंदर खुद घुसे आके। जीत को घर चाहिए रहने के लिए, बहुत है पैसा मार्केट के अंदर, आप वो काम ही नहीं करते। तो याद रखिए, आपके लिए आम सा दिन हो सकता है, उसके लिए आम सा दिन नहीं है। इस सवाल का जवाब देके उसके बाद आखिरी क्वेश्चन लेंगे। आप जब 5th 6th 9th 10th में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, अभी 1 मिनट बैठ के ना ये सोचें, आपका कौन सा टीचर था जो सही नहीं पढ़ाता था? आया ज़हन में ना? आ गया ना? मेरे भी ज़हन में आ रहा है। हंसता रहता था, बातें करता रहता था, बस आधा घंटा टपा के चला जाता था। उस वक्त वो टीचर फेवरेट था ना? उस वक्त वो टीचर सबसे अच्छा था। हाँ उस्ताद जी आ गए, मौजा लगी है ना, बस ठीक। क्योंकि चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। वही घंटी, स्कूल की घंटी जो है, वो सुबह 8 बजे कितनी बुरी लगती है, वही घंटी दोपहर को 2 बजे कितनी अच्छी लगती है। चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती है। वो टीचर बड़ा अच्छा लगता था, पढ़ाना पढ़ाना ऐसे रहे, कोई नहीं आगे बैठ के चला जाएगा। लेकिन आज आप मुझे बताएं, आपकी क्या राय है उस उस्ताद के बारे में? आप बुरा नहीं कहेंगे उसको, उस्ताद है, लेकिन बददियानती हुई ना। तो मुझे आप बताएं, आपके बारे में 10 साल के बाद बच्चे क्या सोचेंगे आपके? ये फैसला आपने करना है। जी, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पीटीबी का सिलेबस भी बहुत अच्छा है, कैम्ब्रिज का सिलेबस भी बहुत अच्छा है और ऑक्सफोर्ड का सिलेबस भी बहुत अच्छा है। सिलेबस भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अभी मैट्रिक के रिज़ल्ट आए, अभी इंटर का रिज़ल्ट आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो इसमें टॉप करेंगे, कोई स्कूल से टॉप करेगा, कोई तहसील से करेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट से करेगा, कोई बोर्ड में टॉप करेगा।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो एजुकेशन में टॉपर होते हैं, क्लास में टॉपर होते हैं, ये बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं होते, जो कि हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो एक गैप है, एक बड़ा गैप है, इसको एक टीचर जो है कैसे फिल कर सकता है? माशाल्लाह, एक्सीलेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा हुआ, संगलाइल के हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया। देखिए याद रखें कि ना, एक लफ्ज होता है उसे कहते हैं ग्लोबल स्किल्स। ये कहते हैं कि कुछ ग्लोबल स्किल्स होती हैं। ग्लोबल स्किल्स मतलब ऐसी सलाहियतें जो पूरी दुनिया में ज़रूरी हैं। जैसे मार्क ज़करबर्ग को किसी ने कहा कि तुम्हारी कंपनी में जॉब करनी है, क्या करो? ये लो मेरा सीवी। वो कहता है सीवी को फेंको, इधर इधर आओ, ये कंप्यूटर पढ़ा, आओ मुझे हैरान कर दो, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। ये कंप्यूटर पढ़ा, हैरान कर दो मुझे। रिचर्ड ब्रैंसन हर साल या पता नहीं 2 महीने में या साल में नौजवानों को बुलाता है। हर नौजवान के पास 2 मिनट होते हैं, कहता खड़े हो जाओ, बोलो तुम्हारे पास क्या आइडिया है। वो आइडिया उसको मुतासिर कर देना, $1 करोड़ दे देता उनको। एक ग्लोबल स्किल्स है। जिस तरह एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि शाहकोट में कौन सी बीमारी फैली हुई है, ताकि मरीज आए वो फौरन उस बीमारी को पहले फोकस करे। शाहकोट में डेंगू बहुत हो रहा है, तो मेरे पास बुखार का मरीज आएगा, मैं फौरन कहूँगा यार हो सकता है इसको डेंगू, क्योंकि डेंगू फैला हुआ है। ऐसा ही है ना? तो उस्ताद को भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़, कौन सी बुराई आम है और मुझे कौन सी स्किल सिखानी है। 3 स्किल्स ये आपने खुद भी सीखनी है और ये आपने अपने हर बच्चे को सिखानी है। 3 स्किल्स लिख लें, नोट कर लें, बहुत जरूरी है। नंबर 1 कंप्यूटर स्किल्स। मैं ये नहीं कह रहा उसको ICS कराएं, मैं ये नहीं कह रहा उसको BCS कराएं, नहीं। वो MA इंग्लिश भी कर रहा है ना, उसको कंप्यूटर से नथी करे। वो किसान बन रहा है ना, अपनी ज़राअत को कंप्यूटर से नथी करे। वो टीचर अपनी टीचिंग को कंप्यूटर से नथी करे। जाए आज जाके सर्च करें मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर, यूट्यूब पे हजारों आर्टिकल पड़े हुए हैं, पढ़े, अपने आप को एनहेंस करें। कंप्यूटर स्किल्स, अगर कंप्यूटर नहीं सीखोगे किक मार के बाहर कर दिए जाओगे। याद रखना, कंप्यूटर तो कह रहा है आपको मैं तुम्हारे मसाइल का हल हूं, मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर हूं, आओ मुझे इस्तेमाल करो, आप करते ही नहीं। नंबर 1 कंप्यूटर स्किल्स। नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज। माजरत के साथ MA उर्दू पे किसी ने किया है, अंग्रेजी सीख लो। कसम से मुझे उर्दू से बड़ा प्यार है। जितना प्यार वतन से है उतना मादरी जबान से होता है। जबान के 4 सतून होते हैं, लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना। जो बंदा अंग्रेजी बोल रहा है ना पाकिस्तान में, तो सर हम छोटे थे ना तो लोग छेड़ा करते थे, वो अंग्रेजी बोलना केड़ी वड्डी गल नहीं, होते चूड़े भी बोल देने। वो इंग्लैंड दे चूड़े भी बोल देने, कहते ना ये कि अंग्रेजी बोलना केड़ी वड्डी गल है, इंग्लैंड दे चूड़े भी बोल देने। मुझे इस पर इतराज है। इंग्लैंड का चूड़ा उसने बचपन से अंग्रेजी सीखी थी। पाकिस्तान में अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है ना, उसने बकायदा हुनर सीखा है, ये वो तो सीखा उसने। जो इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा है ना, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये ज्यादा होगी। लिख लें 20,000। कैसे, मैं बताता हूं। हमारे कारी साहब थे, कुरान पढ़ाते थे, उन्होंने कहा जी तनख्वाह ज्यादा करनी है, हालात बड़े खराब है। मैंने उनको मजाकन कह दिया अंग्रेजी सीखने, क्योंकि मैंने तहकीक पढ़ी थी। कहता अंग्रेजी तो बहुत बड़ी है, कितनी सीखूं? मैंने कहा मैंने तहकीक पढ़ी है, 3,000 लफ्ज अगर अंग्रेजी के आपको आ गए ना, 3,000, तो आप नॉर्मल बोलना पढ़ना आपको आ जाएगा। कारी साहब बड़े धुनी थे, उन्होंने 3,000 लफ्ज सीख लिए। फिर मेरे पास आए, मैंने कहा कारी साहब कितनी तनख्वाह बढ़ी? कहते 40,000। मैंने कहा कैसे? कहते पहले मैं पाकिस्तान में पढ़ाता था कुरान पाक, जब से अंग्रेजी सीखी मुझे इंग्लैंड और अमेरिका की ट्यूशनें मिलना शुरू हो गई। अब मुझे बताएं, वो तो कारी साहब है, और अगर आप लोग की अंग्रेजी अच्छी हो जाती है तो। नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 इंग्लिश, इंग्लिश मजबूरी है, और नंबर 3 कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। पहाड़ बन जाओ खुद एतमादी। मेरा चंद के वहां से यहां आना, मैं जानता नहीं आपको, मेरी वो टुरनी जिसे कहते हैं, और देखना, बात करना, बॉडी लैंग्वेज कन्वे करना, आई कांटेक्ट देना, एक एक चीज आपकी बताए आप में कितना कॉन्फिडेंस है।
आप तो बड़े इंजीनियर है, मेरे सामने बैठ के टांगे कांप रही हैं आपकी, 2 लफ्ज इकट्ठे बोल नहीं सकते आप, वाई, क्या कमी है? कॉन्फिडेंस, और अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करना है। बहुत बड़ी ऑबर्ट की रिसर्च बता रहा हूं आपको, स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आता है। 3 स्टेप है सिर्फ। स्टूडेंट को पता हो कि वो सीखना उसको आता है, ही हैज द एबिलिटी टू लर्न, ये पहली बात। नंबर 2, ही इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो सीख सकता है, सीखे हुए को समझ सकता है। और नंबर 3, जो उसको कॉन्फिडेंस का माउंट एवरेस्ट बना देगी, क्या कि जो सीखा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकता है। बस एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, रट्टा लगाए जाओ थ्योरम के ऊपर, उसको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का रट्टा लगवाओ, उसको पता ही नहीं कि इंटीग्रेशन प्रैक्टिकल लाइफ में लगती कहां है, वो क्या करेगा? फिजिक्स की सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स सारी पढ़ा दी उसको, और दिखाओ तो सही उसको ये होता क्या है। नंबर 1, एबिलिटी टू लर्न, कि मैं सीख सकता हूं। नंबर 2, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एंड नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। बच्चा कॉन्फिडेंस का पहाड़ बन जाएगा। और ये लाइन बड़ी कमजोर है, याद रखना, कॉन्फिडेंस में और ईगो में, खुद एतमादी में और गरूर में लाइन बहुत कमजोर है। जो बंदा नया नया खुद एतमादी की तरफ जाता है ना, वो जंप मार के ना गरूर में आ जाता है। गरूर और चीज है, वो गंदी चीज है। खुद एतमादी से तो अच्छी कोई चीज ही नहीं। खुद एतमादी रहो, मुझे नहीं आता, आपने जो पूछा है ना, मुझे नहीं आता, फखर से कहो मुझे नहीं आता, मैं सीख कर आपको जवाब दे दूंगा, क्या हुआ? ये खुद एतमादी है। वो क्या कहेगा? उसने तो कभी सही कहा ही नहीं मुझे। मैं जब मोटा हो गया मुझे कहता था ये खाता बहुत है, मैं जब पतला हुआ का ये फौकों से मर रहा है, मैं जब हंसा का ये नीसने कुन्ना क्या कर रहा है, मैं जब रोया कहता हमेशा रोता ही रहता है। वो तो कभी राजी हुआ ही नहीं है मुझसे। वो कब राजी हुआ है मुझसे? उसकी फिक्र में अपने आप को मार लूं। कॉन्फिडेंस लेकर आओ, ये 3 सलाहियतें ले आओगे, इंपैक्टेबल हो जाओगे। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, गोल सेटिंग है। ये बातें पढ़ा के नहीं आती, ये बातें आपकी अदाओं से आएंगी। आप जब घूम फिर रहे होंगे, क्लास में जा रहे होंगे, तब ये बातें आएंगी।